Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic the cyclic structure of monosaccharide. So let's start. So अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी स्ट्रक्चर देखी थी वो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट थी, लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें या फिर लिविंग सेल्स की बात करते तो वहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होती है वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे 4 से 5 मेंबर की कार्बन वाली जो शुगर है वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो लीनियर चेन वाली जो शुगर है वो किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है वो अब हम देखते हैं। द केमिकल बेसिस फॉर रिंग फॉर्मेशन इज दैट एन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद एन अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाते हैं। हमें पता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब उनमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ हम रिएक्शन देखेंगे कि एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, उसी तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट में भी देखेंगे कि ये दोनों रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाते हैं। सो यहाँ देखते हैं अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पर अटैक करती है। अगर हम एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या प्रॉपर्टी रखता है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पे अब OH जो है इजीली अटैक कर सकता है। सो यहाँ OH जो है कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है। वहीं जो हाइड्रोजन एटम है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है जिसे यहाँ पे बताया है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, हेमी एसिटल, जिसमें OH एंड OR एक ही कार्बन से अटैच है। और ये एल्डिहाइड था इसलिए R एंड H यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि कार्बोहाइड्रेट में ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे डी ग्लूकोज का एक ओपन चेन दे रखी है जिसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे फारदेस्ट कार्बन कौन सा है, 5th कार्बन। तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है वो अटैक करता है 1st कार्बन पे। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला कार्बन, तो ये एल्डिहाइडिक वाला हो गया, और ये OH का ऑक्सीजन जो है ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ बताया गया है। वहीं ये जो हाइड्रोजन था इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। सो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई इस डी ग्लूकोज से। उसी तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर भी बन सकती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोस। इसको पायरेनोस क्यों बोला है, क्योंकि पायरेनोस होती है 5 मेंबर रिंग। और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 ये भी 5 मेंबर रिंग है इसलिए इसको पायरेनोस बोल दिया। और अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इस पायरन से ये सिमिलर है इसलिए इसको भी पायरेनोस बोल दिया गया। वहीं डी ग्लूकोज था क्योंकि OH जो है राइट साइड में इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोला है। और अगर यहाँ देखें तो ये अल्फ़ा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। तो अल्फ़ा फॉर्म किस लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ OH का पोजीशन देखें तो ये रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर देखा जाए तो CS2OH के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको अल्फ़ा फॉर्म बोला है। और अगर इसको हम सिंपली याद रखने की कोशिश करें तो अल्फ़ा हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। अल्फ़ा का एंड कहाँ हो रहा है, नीचे की साइड में, मतलब OH अगर नीचे प्रेजेंट होगा तो वो कौन सी फॉर्म होगी, अल्फ़ा फॉर्म। और अगर OH का पोजिशन रिंग के डायरेक्शन में या फिर CS2OH के डायरेक्शन में तब हम उससे कौन सी फॉर्म बोलेंगे, बीटा फॉर्म। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एल्डिहाइड और एल्कोहल जब रिएक्ट करते तो हेमी एसिटल बनाते हैं। और यहाँ हेमी एसिटल में क्या देखा था कि OH एंड OR ग्रुप थे। तो यहाँ देख सकते हैं OH ग्रुप ये और ये OR ग्रुप है पूरा का पूरा, तो ये एक हेमी एसिटल है। नेक्स्ट अगर देखिए जिस तरीके से एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना रहा था, उसी तरीके से कीटोन भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी कीटल बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होगा ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बन पे और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। और इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा जिसे यहाँ पे बताया गया है। सो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हेमी कीटल का। और अगर यहाँ देखें तो ये दोनों R ग्रुप है क्योंकि कीटोन में R ग्रुप होते इसलिए यहाँ हो गए। तो
ओवरऑल हेमी एसिटल से किस तरीके से अलग हो गया, हेमी एसिटल में यहाँ पे H ग्रुप था जबकि यहाँ पे कीटोन है इसलिए R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है। अगर इसको हम ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से देखें तो यहाँ पे ये कीटोज शुगर है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। और ये OH अब इस वाले सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया मिलेगा। फर्स्ट कार्बन जो है वो तो 4 बॉन्ड बना रखे है इसने, तो यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन पे जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन, और ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ये हाइड्रोक्सिल वाला। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर बनी है, हेमी कीटल बनी है जिसमें OH है, ये वाला जो है OR है। और इसे क्या बोल रहे हैं हम, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। सो अल्फ़ा क्यों है, क्योंकि ये रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में OH प्रेजेंट है। डी फ्रक्टोस क्योंकि OH यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट था। और फ्यूरेनोस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फ्यूरेन की स्ट्रक्चर देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिमिलर है, इसलिए इसको फ्यूरेनोस बोला है। और फ्यूरेनोस होती है 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट अगर हम एनोमर्स की बात करें कि एनोमर्स क्या होते हैं, एन एडिशनल एसिमेट्रिक सेंटर इज क्रिएटेड व्हेन अ साइक्लिक हेमी एसिटल इज फॉर्म्ड क्रिएटिंग इट अनदर डाइस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर कॉल्ड एनोमर्स। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है या फिर हेमी एसिटल फॉर्म होता है तो उसी के साथ एक एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट होता है, और उसके कारण क्या है, कुछ आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती है शुगर की जिन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो डी ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इसका हम थियरी पहले देख लेते हैं, इन ग्लूकोज C1 द कार्बोनिल कार्बन एटम इन द ओपन चेन फॉर्म बिकम्स एन एसिमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन की बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक सेंटर बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। यहाँ अगर हम टोटल काउंट करें इस ओपन चेन में तो 1 2 3 एंड 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। लेकिन अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें कि ये एक एक्स्ट्रा हमें एसिमेट्रिक सेंटर मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5th, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन नंबर 1 बढ़ गया। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन था यहाँ पे आके ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम बनाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से, OH, एक ये वाला कार्बन, एक OR और एक हाइड्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया है कि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम बनता है। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में दोनों में ही क्या है, 5 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब यहाँ पे इसी कार्बन के अराउंड क्या है, एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। OH का पोजीशन देखें तो यहाँ पे अपर साइड में प्रेजेंट है और यहाँ लोअर साइड पे प्रेजेंट है, और इसी के बेसिस पे इन्हें अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बोला है। तो यहाँ पे 2 आइसोमर बने हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, जिन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स इसलिए बोला क्योंकि ये जो कार्बन है इसे हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन के अराउंड अगर एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो हम उन कंपाउंड्स को या उन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और इस स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट वाला जो है एनोमेरिक कार्बन बनाता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे, द टू रिंग स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म्ड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। नेक्स्ट अगर देखिए म्यूटा रोटेशन क्या होता है, द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इंटर कन्वर्ट इन एक्वस सॉल्यूशन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। सो जो 2 आइसोमर्स हमने देखे अल्फा एंड बीटा एनोमर्स डी ग्लूकोज के, अगर उनको हम सॉल्यूशन में रखें तो वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटा रोटेशन। अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में चेंज हो सकती है, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में चेंज हो सकती है। अभी प्रोसेस होती कैसे, इन विच वन रिंग फॉर्म opens briefly into the linear form then close again to produce the beta enomer। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा फॉर्म बीटा फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो पहले क्या अल्फ़ा फॉर्म कौन सी फॉर्म है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाली। तो अगर इसको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो ये क्या करेगी, इसकी रिंग को पहले ओपन करेगी, इस वाली फॉर्म में आएगी, देन ये रिंग वापस से क्लोज होएगी बीटा फॉर्म में। तो इस तरीके से ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम म्यूटा रोटेशन बोल रहे हैं। और अगर हम इन वीवो देखें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो ये जो रिएक्शन होती है एक
कौन से एंजाइम के थ्रू होती है? म्यूटारोटेसिस एंजाइम्स के थ्रू। यहाँ पर अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हम देख लेते हैं। तो हमने पहली अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस तो हमने देख ली, इसका भी एक आइसोमेरिक फॉर्म बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस है जो कि ये हनी में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे है फ्यूरेनोस रिंग, मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिंग है वो पायरेनोस रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इसका मतलब है फ्रक्टोज जो है 4 मेंबर्ड रिंग के साथ साथ 5 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है। और यहाँ पे आइसोमेरिक हमने देख लिया अल्फ़ा क्यों, क्योंकि OH नीचे की साइड प्रेजेंट है और यहाँ पे अपर साइड में, यहाँ लोअर साइड में या अपर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म है। और फ्यूरेनस क्योंकि 4 मेंबर रिंग है और पायरेनोस इसलिए क्योंकि 5 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट अगर देखिए तो डिफरेंट शुगर की साइक्लिक स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं, डी राइबोस एंड टू डीऑक्सी डी राइबोस। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम, बस डिफरेंस कहाँ है? सेकेंड पोजिशन वाले OH ग्रुप में। यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया, इसलिए इसको बोल दिया 2 डीऑक्सी डी राइबोस। ये 5 कार्बन वाली शुगर है जिसे पेंटोज भी बोला जाता है। अगर यहाँ नीचे देखें तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज एंड अल्फ़ा डी मेनोज का स्ट्रक्चर भी हमें देख सकते हैं। फ्रक्टोज जो एक कीटोज शुगर है, और अगर हम देखें अल्फ़ा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो हमें पता है ये 4th कार्बन पे क्या है? एपीमर्स होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनके एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। वहीं अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड अल्फ़ा डी मेनोस में देखें तो ये C2 पोजीशन पे डिफरेंस होते हैं इनमें। तो यहाँ हम देख सकते हैं C2 पोजीशन पे OH का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। और ये सारी कौन सी? अल्फ़ा फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे OH जो है नीचे की साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर देखिए कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो कन्फिग्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कन्फर्मेशन देखते हैं। कन्फर्मेशन रिफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दैट आर फ्री टू एज्यूम डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ बॉन्ड रोटेशन। सो कन्फर्मेशन क्या होता है? ये 3D अरेंजमेंट को बताता है, या फिर बोल सकते हैं सिंपली कि स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट को बताता है। और जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड का केस नहीं है। तो अगर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना भी चाहती है तो वहाँ क्या बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा, जिससे एक फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे में। तो इस तरह की जहाँ पे इजीली क्या है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन रोटेशन हमें देखने को ही मिलता, वो फॉर्म क्या कहलाती है? कन्फर्मेशन कहते हैं हमने। और कन्फिग्रेशन क्या होता है? कन्फिग्रेशन डिनोट्स द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज कन्फर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स अराउंड विच देर इज नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन, या फिर कायरल सेंटर अराउंड विच सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। सो कन्फिग्रेशन अगर ये भी क्या बताता है? स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट बताता है। तो हम स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट या तो हम डबल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं या कायरल सेंटर के अराउंड देखते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं तो यहाँ पे नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है। डबल बॉन्ड के कारण क्या है? रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एटम्स की पोजीशन वही रहती है। और अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना है किसी भी आइसोमर को, तो वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए क्या उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कन्फिग्रेशन में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं होता और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। सो यहाँ अब हम डिफरेंट कन्फर्मेशन देखते हैं हम शुगर की। चेयर एंड बोट फॉर्म। Chair and both forms of beta D glucose. The chair form is more stable because of less steric hindrance as the axial position are occupied by hydrogen atom. तो यहाँ पे जो बीटा डी ग्लूकोज है उसकी दो स्ट्रक्चर दे रखी है हमें, या बोल सकते हैं दो कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म्स। चेयर फॉर्म जो है ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि ये मोर स्टेबल है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब एक्सियल पोजीशन क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ए से जो डिनोट किया है वो सारी एक्सियल पोजीशन है, और देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम है और बाकी इक्वेटोरियल प्लेन पे कौन से हैं? बल्कि ग्रुप है, जिन्हें OH बल्कि ग्रुप है या फिर OH ग्रुप है। सो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं OH बहुत दूर है, तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसलिए ये क्या चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है।
वहीं अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि एक्सेल पोजीशन पर ज़रूरी नहीं यहाँ पे OH ग्रुप भी है, जो कि एक बल्कि ग्रुप है। वहीं यहाँ भी देख सकते हैं कि एक्सेल पोजीशन पर OH ग्रुप है। तो यहाँ क्या हो रहा है, OH ग्रुप बल्कि ग्रुप जो है पास पास है, जिसके कारण स्टेरिक इंट्रेंस क्रिएट होता है। तो बोट फॉर्म हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, चेयर फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलता है और ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि बोट फॉर्म अनस्टेबल है। अगर ये भी देखने को मिलता है कि जो फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होती है वो लो एनर्जी स्टेट में होती है, वहीं बोट फॉर्म जो है हाई एनर्जी स्टेट में होती है स्टेरिक इंट्रेंस के कारण। तो ये कौन सी अनस्टेबल फॉर्म है। वहीं अगर एक्सेल पोजीशन की बात करें तो एक्सेल पोजीशन का मतलब होता है 90 रिंग के 90 डिग्री पे प्रेजेंट जो होते हैं। और इक्वेटोरियल प्लेन क्या होती है, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब रिंग के पैरेलल जो अरेंजमेंट होता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें एनवेलप कन्फर्मेशन ऑफ बीटा डी राइबोस। तो बीटा डी राइबोस क्या होता है, राइबोस एक पेंटोस शुगर है। डी क्योंकि इसमें OH जो राइट साइड प्रेजेंट होगा, और बीटा इसलिए बोला क्योंकि OH का पोजीशन क्या है, अपर साइड में होगा इसमें। सो बीटा डी राइबोस का मतलब हो गया। कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रोटेशन नहीं होता है, इसलिए इजीली क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। एनवेलप क्या होता है, एनवेलप हमने सभी ने देखा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सो इसको एनवेलप कन्फर्मेशन क्यों बोला है, दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एन एनवेलप फॉर्म बिकॉज द स्ट्रक्चर रिसेंबल एन ओपन एनवेलप विद द बैक फ्लैप रेस्ट इन द राइबोस मोइटी ऑफ मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स एदर C2 और C3 is out of the plane on the same side as C5. These conformations are called C2 endo and C3 endo respectively. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ एनवेलप की जैसी हमें दिखाई दे रही है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर। अब अगर हम C3 एंडो वाली स्ट्रक्चर में देखें तो इसको C3 इसलिए बोला क्योंकि जो थर्ड कार्बन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और अगर हम C2 एंडो वाले में देखें तो जो सेकेंड कार्बन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। और एंडो किस लिए बोला है, क्योंकि जो कार्बन है जो आउट ऑफ द प्लेन है वो CH2OH की साइड में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो सेकंड कार्बन है वो CH2OH की डायरेक्शन में, तो इसलिए इनको एंडो बोला है। अगर ये कार्बन कुछ इस तरीके से होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता, तब हम इसको एक्सो बोलते हैं। तो यहाँ पे C3 एंडो एंड C2 एंडो कन्फर्मेशंस देख लिया हमने बीटा डी राइबोस की। इसे हम शुगर पकरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके के देखने को मिल रहा कि 4 एटम्स तो एक प्लेन में, और यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। अगर देखा जाए तो ये हमें DNA और RNA में देखने को मिलती है, C2 एंडो में DNA में और C3 एंडो में RNA में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हमने आइसोमर्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो हम इसके जो PYQ है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स फॉर ग्लूकोज आर। सो पॉसिबल, अगर हम किसी कंपाउंड के आइसोमर्स का नंबर पता करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला था 2n, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं, इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में 2 रख सकते हैं, जिसका कितना आ जाएगा 16। तो 16 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एल्डो हेक्सोस विच डिफर इन देयर स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे D मेनोस D ग्लूकोस एंड D गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर दे रखा है हमें। बेस्ड ऑन द अबव स्ट्रक्चर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बिलो। D glucose and D mannose are epimers because they differ in their stereochemistry at C2 पोजीशन। सो यहाँ पे ग्लूकोज एंड मैनोस में देखें तो C2 पोजीशन पे एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, बाकी सारे कार्बन पे सेम है, तो यहाँ एक दूसरे के एपीमर्स हो गए, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज एंड D गैलेक्टोस के बारे में कि ये C4 पोजीशन पे एपीमर्स हैं। सो ग्लूकोज गैलेक्टोस C4 पोजीशन पे देख सकते हैं कि हाँ ये एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सो ये भी एपीमर्स हो गए और ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड वाला देखिए मैनोस एंड D ग्लूकोज बोल रहा है कि C3 पोजीशन पर एपीमर्स है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि अभी हमने ये वाला स्टेटमेंट देख लिया। और गैलेक्टोस और ग्लूकोज C5 पोजीशन पे, ये भी गलत है। सो इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ D ग्लूकोज इन वाटर एग्जिबिट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। नेट ऑप्टिकल रोटेशन प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटीज ऑफ ईच एनोमर,
no optical activity is the sign of optical rotation are opposite and they cancel each other. No optical activity is the alpha and beta anomers in the linear forms that are optically inactive and no optical activity is they form a racemic mixture. So यहाँ पे जो सेकेंड एंड फोर्थ वाला ये रेसमिक मिक्सचर ये सेम स्टेटमेंट है. जैसे अगर रेसमिक मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे इक्वल कंसनट्रेशन होती है अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर्स की. सो यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता है कि इक्वल कंसनट्रेशन है और यहाँ पे जितना अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स के थ्रू जितना भी ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कैंसिल हो जाता है. और यहाँ पर भी वही बात बोली तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि हमें इक्विमोलर मिक्सचर भी नहीं दे रखा जिससे हम बता सके कि कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. और वहाँ यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है कि नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन द लीनियर फॉर्म्स दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो यहाँ पे डी ग्लूकोज अगर लीनियर फॉर्म में होगा तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट क्या है, नेट ऑप्टिकल रोटेशन प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ईच एनोमर. तो ऑप्टिकल रोटेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, अल्फ़ा के थ्रू जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी और बीटा के थ्रू जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी उनका सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए. थैंक यू.